पहला मुद्दा था अतिथियों की तैयारी, किस प्रकार घर में वे तैयारी करते थे। लड़की देखने का कार्यक्रम वहां आयोजित किया गया था, इसलिए एक परिवार से दूसरे परिवार के लोग मिलने के लिए आते हैं। जो है लड़की उमा, उसे वे देखते हैं और चर्चा करते हैं। दूसरा भी मुद्दा हो चुका था गोपाल प्रसाद का आगमन, कि इस प्रकार उनका स्वभाव कैसा है, शादी की तरफ देखने का उनका जो नजरिया है, अंदाजा, शादी को वो बिजनेस मानते हैं इस प्रकार। और शंकर की रीढ़ की हड्डी ठीक ठाक नहीं है, कमजोरी है, वह ठीक ठाक बैठ नहीं सकता। इससे संबंधित हमने बहुत सारी चर्चा इस दो मुद्दे के अंतर्गत की थी। अब हम अगले मुद्दे की तरफ जाने वाले हैं और एक दो मुद्दे बचे हैं, और उस दो मुद्दों की चर्चा इस ताशिका के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत आज हम करने वाले हैं, और यह पाठ ठीक तरह से समझ कर लेने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलते हैं, आगे का जो मुद्दा है वह कौन सा है। तो आगे का जो मुद्दा हम देखने वाले हैं तो वह है उमा की विशेषता। मुद्दे का नाम क्या? उमा की विशेषता। इस प्रकार तो देखते हैं इस मुद्दे के अंतर्गत क्या क्या आता है। गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप के बीच चर्चा हो रही थी। शंकर लड़का है, शादी करना चाहता है, और वह रामस्वरूप की जो लड़की है उमा, उसको देखने के लिए आया है। शंकर के पिताजी का नाम गोपाल प्रसाद है। पात्र का परिचय हमने पहले ताशिका के अंतर्गत दिया था। और अब जो मुद्दा है उमा की विशेषता। अब उमा उस कमरे में आती हैं और उसे लड़की देखने का जो कार्यक्रम होता है, क्रिया होती है, वह इस मुद्दे के अंतर्गत है। और एक कृति परीक्षा की दृष्टि से आ सकती है कि गोपाल प्रसाद को बहू कैसी चाहिए या बहू की विशेषता। तो चार उत्तर उसके हमें देने हैं। पहला उत्तर हम दे सकते हैं कि ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। दूसरा उत्तर, वो खूबसूरत हो। तीसरा उत्तर, सिलाई करना जानती हो। और एक उत्तर रह गया है, वो इस मुद्दे के अंतर्गत हम देखेंगे। तो आगे देखते हैं क्या हुआ है। रामस्वरूप कहते हैं हंसते हुए, और मेज को एक तरफ सरका देते हैं, जो बीच में टेबल रखा था उस पर वे नाश्ता करते थे। नाश्ता के लिए समोसा बनाया था, चाय भी उन्हें पिलाई थी। अब जो मेहमानदारी, खातिरदारी का जो काम होता है, शिष्टाचार, तकल्लुफ, फॉर्मेलिटी, वो हो चुके हैं। और अब रामस्वरूप अपनी बेटी उमा को उस शंकर को दिखाना चाहते हैं, और उस शंकर के पिता गोपाल प्रसाद जी को दिखाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि हमने नाश्ता किया है, तैयार, खा डाला है। रामस्वरूप कहते हैं कि अब पान भिजवा दो। तो पान लेकर उमा का आगमन होता है। कि पान की तस्करी, तस्करी एक कठिन शब्द है, उसका अर्थ भी बताया था कि छोटी सी प्लेट या थाली। तस्करी का अर्थ क्या होता है?
छोटी सी प्लेट या थाली इस प्रकार। तो उमा पान लेकर आती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा उन बाप बेटे को दिखाई देता है। किन्हीं? गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर। और बाप बेटे वह चश्मा देखकर चौंक उठते हैं। चौंक उठना का मतलब आश्चर्य होना, विस्मय होना, चकित होना, इस प्रकार। वे चकित हो गए। क्यों? क्योंकि वे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहते थे और उन्होंने अंदाजा लगाया, अनुमान लगाया कि यह जो उमा है उसके नाक पर चश्मा है, इसका मतलब इन्होंने शिक्षा कुछ प्राप्त की होगी। उन दोनों ने अनुमान लगाया, नहीं तो चश्मा नहीं लगता। इन्होंने तो उमा के आंख पर चश्मा दिखाई पड़ा, इसलिए वे आश्चर्यचकित होते हैं क्योंकि वे ज्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते गोपाल प्रसाद, इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ। तो चौथा भी उत्तर यहां उस कृति का मिला कि बहू की विशेषता, पहली विशेषता ज्यादा पढ़ी लिखी न हो, खूबसूरत हो, सिलाई करना जानती हो और उसे चश्मा न पहनती हो। इस प्रकार चार उत्तर उस कृति के हो गए। 2 अंकों के लिए परीक्षा में यह कृति आ सकती है। आगे देखते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ बोलते हैं जोर से, चश्मा। उन्हें आश्चर्य हो जाता। तो रामस्वरूप जरा सक पकाकर, मतलब वे जरा भ्रम में पड़ गए हैं। मराठीमध्ये ज्याला आपण गोंधळून जाणं म्हणतो, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था गोपाल प्रसाद जी को कि उमा की ज्यादा पढ़ाई नहीं हो चुकी है, सिर्फ 10वीं कक्षा तक वो पढ़ी है और मैट्रिक उसकी हो गई है। 10वीं मतलब मैट्रिक, यही जानकारी दी थी। और वे कहते हैं चश्मा क्यों लगा, इसका स्पष्टीकरण वे देते हैं कि वे इस तरह का स्पष्टीकरण देते हैं कि पिछले महीने में उमा की आंख दुखने लग गई थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए उसे चश्मा लगाना पड़ रहा है। इस प्रकार का स्पष्टीकरण कौन किसे दे रहा है? रामस्वरूप गोपाल प्रसाद को दे रहे हैं। गोपाल प्रसाद को फिर उन्हें शक होता है, संदेह होता है, इसलिए वे कहते हैं पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ, या है देखो, मतलब पढ़ाई की वजह से उसे चश्मा नहीं लगाया ना, उसकी ज्यादा पढ़ाई तो नहीं हुई है ना। तो वे झूठ बोलते हैं राम प्रसाद कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे वे कहते हैं कि मैंने तो अर्ज किया था ना, मतलब मैंने आपसे कहा था इसके बारे में कि मेरी लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, सिर्फ मैट्रिक तक ही वह पढ़ी है। गोपाल प्रसाद कहते हैं तो ठीक है। इस उत्तर से उन्हें समाधान होता है, संतुष्ट शब्द आया है यहां, और कोमल स्वर में धीमी आवाज में कहते हैं उमा को बैठो बैठो बेटे। रामस्वरूप कहते हैं वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, उस चारपाई पर, अपने बाजे बाजे के पास। उमा बैठती है। रामस्वरूप अपनी लड़की उमा को उस चारपाई पर बाजे के साथ बिठाना चाहते हैं, क्योंकि वे दिखाना चाहते हैं कि उनकी लड़की गीत भी गा सकती है और बाजा भी बजा सकती है, इसलिए वे ऐसा करते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि इसकी चाल तो ठीक ठाक है, इसमें कोई खराबी नहीं है, और चेहरे पर भी छवि है, चेहरे पर भी छवि है। इस प्रकार छवि, इसका अर्थ है कि सुंदरता। इस प्रकार कि चेहरा
जो उमा का है वह भी सुंदर है, इसकी चाल भी ठीक ठाक है। मतलब यह 2 अंकों के लिए पूर्ति भी आ सकती है। देखो छात्रों, परीक्षा की उमा की विशेषता, पहला उत्तर आपको मिल गया। चाल में खराबी नहीं। दूसरी विशेषता, चेहरे पर छवि है। और आगे 2 उत्तर रह चुके हैं, यह हम आगे देख सकते हैं। रामस्वरूप कहते हैं हाँ, सितार भी और बाजा भी। और उस मेहमानों को एक गीत सुनाने के लिए वे बोलते हैं उमा। उमा भी सितार हाथ में लेती है। और मीराबाई, संत मीराबाई जो है कृष्ण की भक्त, वो जो मशहूर गीत है भजन, मेरे तो गिरिधर गोपाल, गाना गाने लगती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखें से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। उमा को देखने के लिए कौन आया है? शंकर आया है। तो शंकर की ओर वो देखती है, देखते समय वो झेपती है। झेपना इसका अर्थ है शर्मिंदा होना, लज्जित होना। ती लाजते पा जेव्हा ते मुलाकडे बघते। रामस्वरूप कहते हैं क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो मां। और गोपाल प्रसाद कहते नहीं ठीक है, काफी है, मैंने देखा है आपकी लड़की बहुत अच्छी गीत गाती है। और उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है, लेकिन गोपाल प्रसाद उन्हें कहते हैं उमा को, ठहरो, हमारे पास से ठहरो। कहा है देखो, यह आया है। उसके आगे देखिए, रामस्वरूप कहते थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद अब उमा से बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखे है क्या? उमा चुप रहती है। रामस्वरूप इसका जवाब देते हैं, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया था। वह जो तस्वीर टंगी है ना कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद कहते हैं ठीक है, यह तो बहुत अच्छा हुआ। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप इसका जवाब देते हैं कि उमा तो सिलाई, घर की सारी सिलाई का काम उसके जिम्मेदारी पर रहता है। किसी का भी पुराना कपड़ा फटा तो यही सिलाती है, यहां तक कि मेरी कमीजें भी इस प्रकार। गोपाल प्रसाद कहते ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते थे? उमा कुछ जवाब नहीं देती, क्योंकि उमा को गुस्सा आया था। शादी को गोपाल प्रसाद क्या मानते हैं? बिजनेस मानते हैं, खरीदी बिक्री का व्यवहार मानते हैं, इसलिए उमा को गुस्सा था। उमा चुप रहती है। रामस्वरूप इशारे से खांसते हैं, गला साफ करते हैं, मतलब उमा की ओर संकेत करना चाहते हैं कि तुम कुछ तो बोलो। लेकिन उमा कुछ बोलती नहीं, अपनी गर्दन नीचे झुकाई हुई वो वैसी ही बैठी है। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सक पकाते हैं। गोपाल प्रसाद अधीर का मतलब है उतावला, उतावला होना, और सक पकाना का मतलब भ्रम में पडणं, ज्याला मराठीमध्ये मी सांगितलं होतं गोंधळून जाणे। रामस्वरूप कहते जवाब दो उमा। और गोपाल प्रसाद से वे कहते हैं कि मेरी लड़की जरा शर्माती है, इनाम तो इसने आधा ही वाक्य रामस्वरूप बोलते हैं। उसके बाद गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में, तेज आवाज में बोलते हैं, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। और रामस्वरूप कहती उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। यह इस मुद्दे की समाप्ति होती है। कौन सा? कि उमा की विशेषता। तो कौन सी है उमा की विशेषता इसमें? पहले चेहरे पर छवि है। दूसरी विशेषता, उसे गीत गाना भी आता है। तीसरी विशेषता, उसे पेंटिंग आती है।
चौथी विशेषता, उसे सिलाई भी आती है। इस प्रकार की उमा की विशेषता यह है। और इस मुद्दे के अंतर्गत हमें क्या क्या सीखने को मिला है कि उमा के आंख पर या नाक पर जब ये चश्मा दिखते हैं तो उन्हें आश्चर्य हुआ था, और क्योंकि वे ऐसी बहू चाहते थे जो चश्मा न पहनती हो, लेकिन उसने तो पहना था। और इसका स्पष्टीकरण रामस्वरूप ने दिया था कि पिछले क्या हो चुका था, महीने में इनकी आंख दुखने लगी थी, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें आंख दुखने के कारण चश्मा लगाने की सलाह दी थी। इस प्रकार का स्पष्टीकरण वे रामस्वरूप देते हैं, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनकी पढ़ाई की वजह से उमा को चश्मा लगाया था, आंख दुखने की वजह से नहीं लगा। और इस उमा की 4 विशेषता इस मुद्दे के अंतर्गत हो गई है। अब इस पाठ का अंतिम मुद्दा देखते हैं। उसके आगे देखिए, यह एक छोटा सा भाग है। तो इस अंतिम मुद्दे का जो नाम है वह है उमा का करारा जवाब, या गोपाल प्रसाद जी का गुस्से से जाना। कौन सा भी आप लिख सकते हैं। तो यह जो पूरी एकांकी है, छोटा सा नाटक है, हमने 4 भागों में विभाजित किया है। पहले भाग का नाम आपको शायद याद में होगा, वह था अतिथि की तैयारी। दूसरा भाग था गोपाल प्रसाद का आगमन। तीसरा विभाग हमने देखा उमा की विशेषता। और चौथा और अंतिम भाग इस एकांकी का जो है उमा का करारा जवाब। करारा मतलब तीखा, तीखा मतलब कड़वा, इस प्रकार। तो उमा का कौन सा जवाब है वह अब हम इस मुद्दे के अंतर्गत देखते हैं। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि उमा कुछ बोलती नहीं, जरा इसका मुंह, इसे भी मुंह खोलने दो, गुस्से से बोलते हैं। और रामस्वरूप भी उमा से कहते हैं कि बोल बेटी, तुम शर्माओ मत। अब उमा ने जवाब देना शुरू किया। देखिए क्या कहती है वह। बहुत आत्मविश्वास के साथ वो कहती है, ढाढ़स के साथ वो कहती है। क्या जवाब दो बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदारी ही दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना नहीं लेता। मतलब बड़े उपहास के साथ, तीखे व्यंग के साथ, करारा जवाब के साथ गोपाल प्रसाद पर, उनकी बातों पर प्रहार करते हुए उमा ने बहुत ही करारा जवाब दिया है। हमारा इस मुद्दे का नाम ही है उमा का करारा जवाब। इसलिए उमा क्या कहती है, उन्होंने दुकानदार का उदाहरण दिया है, क्योंकि गोपाल प्रसाद भी शादी को क्या मानते हैं, बिजनेस मानते हैं। इसलिए उमा जवाब देती है, जब आप किसी दुकान में जाते हैं, कुर्सी आपको खरीदनी है, कुर्सी बोलती नहीं। उमा कहती है मैं कुर्सी का प्रतीक हूं, मुझे खरीदने आए हो तुम, तो कुर्सी बोलती ही नहीं, मैं क्या बोलूं। तुम्हें यदि अच्छी लगी, अच्छा दाम मिला तो तुम ले जाएंगे, नहीं तो वैसी रहेगी। इस प्रकार दुकानदार का उदाहरण, दृष्टांत देते हुए उमा बहुत ही करारा जवाब गोपाल प्रसाद जी को देती है। आगे चलकर वह कहती है, रामस्वरूप को आश्चर्य होता है इस प्रकार के उत्तर से। वे चौंक कर खड़े होते हैं और जोर से उमा को बोलते हैं, उमा उमा। रामस्वरूप, उन्हें भी लगता है कि अब उनकी जो बेटी है इस प्रकार बर्ताव कैसे कर रही है। वे भी थोड़ा सा घबराते हैं, चकित भी हो जाते हैं। उमा कहते, आप मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, बहुत इनका सुन लिया है मैंने। गोपाल प्रसाद कहते हैं, ताव में आकर, ताव मतलब जोश में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहां बुलाया था। आपने मेरी इज्जत उतारी। इज्जत
उतारना, यह भी एक मुहावरा है। देखो, इसका अर्थ है बेइज्जती करना, बेइज्जत करना, इज्जत उतारना। इस मुहावरे का अर्थ है बेइज्जत करना। गोपाल प्रसाद बड़े गुस्से से बोलते हैं रामस्वरूप जी से, मेरी बेइज्जत करने के लिए आपने मुझे तुम्हारे घर बुलाया था क्या? उमा कहती है तेज आवाज से, जी हां, और हमारी बेइज्जती नहीं होती क्या? हम लड़कियों की बेइज्जती नहीं होती? जो आप इतने देर से नाप तोल रहे हैं, दुकानदार जिस तरह कोई चीज वस्तु नापता है, तौलता है, ये 1 किलो है, 10 रुपए को है, 100 रुपए को है, व्यवहार करता है, व्यापार करता है, इस तरह का व्यापारी है आप कर रहे हैं मेरे साथ। मुझे क्या तुम ठीक तरह से न्याय दिला रहे हो क्या? हम लड़कियों की इज्जत नहीं होती? ये भी इज्जत आप नहीं करते क्या? सिर्फ आप पुरुष लोगों की इज्जत है क्या? ऐसा करारा जवाब उमा उस गोपाल प्रसाद को देती है। शंकर कहता है बाबूजी चलिए, लड़का भी घबराता है। गोपाल प्रसाद कहता है क्या तुम कॉलेज में भी पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप रहते हैं, क्योंकि रामस्वरूप ने झूठी जानकारी दी थी गोपाल प्रसाद जी को कि मेरी लड़की सिर्फ 10वीं कक्षा तक पढ़ी है, सिर्फ उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा दी है। लेकिन अब गोपाल प्रसाद ही सीधे उमा से सवाल पूछते हैं, क्या तुमने कॉलेज में पढ़ाई की है? तो उमा कहती है यह आपको 2 अंकों के लिए परीक्षा की दृष्टि से कुर्ती आ सकती है कि गोपाल प्रसाद जी को उमा ने कौन सी जानकारी दी। इसके 4 उत्तर आपको लिखने हैं। 2 अंकों के लिए कुर्ती आपको आ सकती है। देखिए उमा का क्या जवाब है, जी हां मैं कॉलेज में पढ़ी हूं, मैंने बीए पास किया है। बीए का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? बीए बैचलर ऑफ आर्ट। जो आर्ट लेकर 15वीं पास होते हैं उसे बीए कहते हैं। कॉमर्स लेकर 15वीं पास करते हैं उसे बीकॉम बोलते हैं, और साइंस लेकर जो 15वीं पास होते हैं उनको बीएससी की डिग्री बोलते हैं। तो उमा ने आर्ट लेकर पढ़ाई की है, 15वीं तक गई है, 15वीं पास हो चुके हैं, बीए की डिग्री उसे मिली है। इसलिए उन्हें कहा है, गोपाल प्रसाद से वे जवाब देती है तेज आवाज में, जी हां मैं कॉलेज में पढ़ती हूं, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया मैंने। क्या लड़कियों को पढ़ना पाप लगता है क्या? कोई चोरी नहीं की? इस प्रकार के 4 उत्तर उमा गोपाल प्रसाद जी को देती है। कौन से 4 उत्तर? पहला उत्तर, जी हां मैं कॉलेज में पढ़ी हूं। दूसरा उत्तर, मैंने बीए पास किया है। तीसरा उत्तर, मैंने कोई पाप नहीं किया। और चौथा उत्तर, मैंने कोई चोरी भी नहीं की है। पढ़ने का सभी को अधिकार है। जितना अधिकार लड़कों को है उतना ही अधिकार लड़कियों को भी है। इसमें क्या चोरी का काम है? इसमें कोई पाप का काम है क्या? मैंने कोई गलत किया है क्या? और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक जाग कर कायरता दिखाई है। कायरता यह एक शब्द है कठिन, तो कायरता इस शब्द का अर्थ लाचारी। इस प्रकार कायरता यह आया है शब्द, देखो कायरता का शब्द अर्थ है लाचारी, मजबूरी। क्योंकि उमा ने यह भी जानकारी प्राप्त की थी कि शंकर अच्छा लड़का नहीं है, उसका चरित्र कैरेक्टर अच्छा नहीं है। कुछ लड़कियों को ऐसे ही चोरी से ताकता है, झांकता है, देखता है, इसकी जानकारी उमा को मिली थी। इसलिए बड़ी आत्मविश्वास के साथ और शंकर की भी अब इज्जत उतार रही है, उसे भी बेइज्जत कर रही है। उमा कहती है राम प्रसाद को, मेरा चरित्र अच्छा है, मैंने पढ़ाई की है, मैंने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन आपका लड़का देखो क्या करता है, हॉस्टल में, लड़कियों के हॉस्टल में चोरी चुपके से देखता है लड़कियों को। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल है, लेकिन अपने बेटे से पूछिए वो किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागी थी। तो उनके घर की जो नौकरानी थी, उस नौकरानी ने उस शंकर को लड़कियों के हॉस्टल में ताकते हुए, झांकते हुए, देखते हुए पकड़ा था। इसलिए वो लज्जित हो गया, वो घबराया और वह भागते समय नौकरानी के पैरों में ही वह गिर गया और अपना मुंह छिपाकर चोरी चुपके वह वहां से भागकर गया था। इसकी जानकारी उनके पिताजी के साथ
यह शंकर की जो जानकारी है वो उमा बताती है। रामस्वरूप गुस्से से अपनी बेटी को डांटते हैं। उनके मतानुसार लड़की को किसी मेहमान के साथ ऐसी बातें नहीं करनी है, लेकिन इसमें उमा की भी कोई गलती नहीं है। जो वास्तविकता है, जो असलियत है वही बताई है, इसमें उमा का भी कोई दोष नहीं है। लेकिन कोई भी पिताजी अपनी लड़की को ही डांटने का प्रयत्न करता है, इसलिए वह उमा को जोर से बोलते हैं, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होते हैं गुस्से से, अब बस हो चुका, हमारी बहुत इज्जत आपने ली। बाबूराम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। दगा इस शब्द का अर्थ है धोखा। दूसरा और एक पर्यायवाची शब्द है फरेब। फरेब, दगा, धोखा, कौन सा भी अर्थ या छल, इस ऐसा भी अर्थ आप ले सकते हैं। मैंने आपके साथ, आपने मेरे साथ धोखा दिया, मेरे साथ दगा किया। गोपाल प्रसाद किससे कहेंगे? रामस्वरूप जी की। किसने किससे कहा? इस एक अंक के लिए पूर्ति भी आ सकती है, आपको ध्यान रखना है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे झूठ कहा है कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। और गोपाल प्रसाद दरवाजे की ओर बढ़ते हैं और उमा कहते हैं, जी हाँ जाइए जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर यह पता लगे कि आपका जो लाडला बेटा है शंकर, उसकी रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, या बैकबोन। इस प्रकार की सलाह उमा गोपाल प्रसाद जी को देती है। आप अच्छे घर में लड़कियों को देखने के लिए आते हैं, लेकिन आपका लड़के का कर्तव्य तो देखिए, उसका कैरेक्टर पहले देखिए कैसा है। और वह शारीरिक दृष्टि से भी वो तंदुरुस्त नहीं है, उसे कमजोरी है, उसे ठीक तरह से सीधा बैठना भी नहीं आता, क्योंकि उसे रीढ़ की हड्डी की बीमारी है। अंग्रेजी में उसे हम बैकबोन कहते हैं, बैकबोन। इस प्रकार बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है। बेबसी ये शब्द का अर्थ है लाचारी, मजबूरी। और उसके लड़के के चेहरे पर है रुलासापन, रोने जैसी हालत, दयनीय अवस्था इन बाप बेटी के हो चुके हैं। दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप होती है। सहसा एक कठिन शब्द है। सहसा इस शब्द का अर्थ है अचानक। उमा अचानक शांत हो जाती है, क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि देखने वाले परिवार के जो लोग थे वे शादी को एक अच्छे रिश्ते की दृष्टि से नहीं देखते थे, एक अच्छे रिश्ते की नजरिए से नहीं देखते थे, अंदाजा से नहीं देखते थे, तो वे बिजनेस मानते थे। वे खरीदना चाहते थे, पैसा दहेज के रूप में चीजें लेना चाहते थे, बहुत सारा पैसा लेना चाहते थे। और यह बात उमा के लिए बहुत गलत थी, इसलिए उन्होंने करारा जवाब देकर गोपाल प्रसाद को, उसके बेटे शंकर को अपने घर से उन्होंने भेज दिया, वापस भेज दिया। तो ठीक है, इस तासिका के अंतर्गत 4 भाग या 4 मुद्दे हो चुके हैं। और अगली जो तासिका होगी वह इस रीढ़ की हड्डी एकांकी जो है इसके स्वाध्याय पर होगी। कौन कौन सी कृतियां इस स्वाध्याय के अंतर्गत पूछी गई है, उसके उत्तर कैसे लिखने हैं, इसकी सारी जानकारी या इस पर सारी चर्चा हम अगले वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, अगली तासिका में करने वाले हैं। तो इस प्रकार के 4 भाग इस एकांकी के हो चुके हैं। पहला, फिर मैं रिपीट करता हूं, वो 4 भाग 4 मुद्दे। पहला मुद्दा था अतिथियों की तैयारी, दूसरा मुद्दा था गोपाल प्रसाद जी का आगमन, तीसरा मुद्दा था आज की इस तासिका के अंतर्गत उमा की विशेषता, और चौथा मुद्दा था उमा का करारा जवाब या उसे गोपाल प्रसाद जी का जाना। इस तरह के 4 भागों के अंतर्गत हमने इस रीढ़ की हड्डी, यह जो एकांकी है, छोटा सा नाटक है, उसे हम पढ़ने की कोशिश हमने की है, समझने की कोशिश की है। आप बारीकी से यह पूरी एकांकी 1-2 बार पढ़ लीजिए, उसमें से जो कठिन शब्द है वो अलग कीजिए, मुहावरे अलग कीजिए, और जो बात, जो वाक्य आपको समझ में नहीं आता वो आप मुझे पूछ भी सकते हैं। तो ठीक है, आज की तासिका के लिए सिर्फ बस इतना ही। मिलते हैं अगली तासिका के
अगली दशिका में इस रीढ़ की हड्डी के स्वाध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।